अकबर के सामने आई 7 दरवाजों की चुनौती। अकबर की राजधानी हमेशा हलचल से भरी रहती थी। बाजारों की चहल पहल, दरबार की गूंज और नगरवासियों की छोटी छोटी कहानियां किसी उपन्यास की तरह हर दिन नए मोड़ लाती थी। पर जिस वर्ष की बात है, वहां की हवा में कुछ अलगसा सन्नाटा भी था। सीमा पर शांति थी, पर राज्य के कुछ दूर दराज इलाकों से अजीब सी सूचनाएं आ रही थी। पर्वतीय इलाके में एक पुराना किला मिला था, जिसमें 7 दरवाजों का एक रहस्यमयी मार्ग कहा जा रहा था। कहा जाता था कि जो भी उन 7 दरवाजों के बीच से निकलकर किले के अंत में पहुंचेगा, उसे राज्य के लिए कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है। कोई अमूल्य खजाना, कोई सूफियाना किताब, या फिर कोई ऐसा राज जो राज्य को सुदृढ़ बना दे। पर साथ ही यह भी कहा जाता था कि रास्ता परखने वाला व्यक्ति कई चुनौतियों से गुजरकर अपनी ईमानदारी, धैर्य और दूरदर्शिता प्रमाणित करना होगा। ये अफवाहें धीरे धीरे महल तक पहुंची और अंततः अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर, जो बुद्धि और नयापन पसंद करते थे, इस खबर से मनोरंजित हुए, पर साथ ही उन्हें चिंता भी हुई। यदि सच में कोई ऐसा मार्ग है जो राज्य के लिए लाभदायक हो सकता है, तो उसे तुरंत जांचना चाहिए। पर यदि ये कोई चतुराई से बुना हुआ जाल है, तो सावधानी भी आवश्यक थी। अकबर ने कहा, हमारे राज्य की भलाई और हमारी न्यायप्रियता दोनों समान महत्व रखती है। जो भी वहां पहुंचेगा, उसे यह साबित करना होगा कि हमारा देश केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि और करुणा से भी समृद्ध है। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल, जो अकबर के सबसे करीबी सलाहकार थे और जिनकी बुद्धि अद्भुत घुमावों को सुलझा लिया करती थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जाओ और इस रहस्य की तह तक जाओ। पर याद रखना, यदि ये किसी प्रकार की साजिश है, तो हमारी सीमा सुरक्षा और जनता को सुरक्षित रखना प्राथमिकता होगी। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया और जल्द ही वो छोटी सी एक टोली लेकर उन पर्वतीय इलाकों की ओर निकल पड़ा जहां किले की खबर थी। साथ में कुछ विश्वसनीय सैनिक, एक कवि गायक और एक बुजुर्ग उपदेशक भी थे, ताकि यात्रा में न केवल साहसिक बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी संतुलन बना रहे। रास्ता कठिन था। ऊंचे पेड़ों की छाव, चट्टानों की खड़खड़ाहट और दूर से आती नदियों की कलकल ने यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाया। पर बीरबल की चाल और संयम सबको प्रेरित करते रहे। कुछ गांव वाले जो रास्ते में मिले, उन्होंने बताया कि इस किले के पास 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजा किसी न किसी पहलू का परीक्षण करता है। झूठ और सच्चाई, लालच और संतोष, क्रोध और क्षमा, अहंकार और विनम्रता, भय और साहस, स्वार्थ और त्याग, और अंत में समय की परीक्षा कि कोई व्यक्ति कितनी वफादारी रखता है और कितना दूर तक सम्मान को समझता है। गांव के लोगों की बातें सुनकर बीरबल की आंखों में एक तेज चमक आ गई। ये चुनौती केवल बहादुरी की नहीं, बल्कि चरित्र की थी, और यही बीरबल की सबसे मजबूत डगर थी। किले के पास पहुंचना आसान न था। सबसे पहले पूजा अर्चना की तरह एक बृहद्वार था, जिस पर प्राचीन शिलालेख नक्काशी में उकेरे गए थे। जो तर्क से नहीं, केवल कपट से आएगा, वो पद का अधिकार खो देगा। बीरबल ने शिलालेख पढ़ा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि किसी भी परीक्षा में पहली चुनौती हमेशा मन के घुमाव से आती है। उन्होंने सभी से कहा, यहां हमें ठहर कर सोचने की जरूरत है। यदि हम द्वार पर अंधेरे में धकेले तो केवल शरीर आएंगे, पर अगर हम बुद्धि और इरादे से आगे बढ़े तो असली मंजिल खुल सकती है। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी ताकत और कमजोरी के बारे में सावधानी से जांचा और निर्णय लिया कि सभी साथ चलेंगे और किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। इस निर्णय ने आगे चलकर उनके लिए वरदान जैसा काम किया। पहला दरवाजा जब खोला गया तो सामने एक विशाल हॉल था, जिसमें परखनी पत्थर रखे हुए थे और उनकी सतह पर अजीब सी हल्की चमक थी। हॉल के मध्य में एक बड़ी तालिका थी, जिस पर 3 मणि रखी हुई थी। पत्थर पर लिखा था कि तुम मुझे ले जाओगे तो राज्य को सोने की वर्षा होगी, पर उसके बदले में
कुछ निर्दिष्ट बाधाएं आ जाएंगी। दूसरी मणि राज्य को शिक्षा देगी, पर उसका तत्काल लाभ नहीं दिखेगा। तीसरी मणि शांतिपूर्ण जीवन का संकेत थी, पर वो सामरिक दुर्बलता ला सकती थी। बीरबल ने ध्यान से सभी से कहा, यदि हम केवल आज के लाभ की दृष्टि से काम करेंगे तो भविष्य में दंड भोगेंगे। उनकी बात सुनकर कवि ने कहा, तो क्या इस चयन का निर्णय किसी गणित की तरह होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, गणित नहीं पर विवेक का प्रयोग जरूरी है। उन्होंने तय किया कि कोई भी मणि उठाकर नहीं लाई जाएगी, बल्कि वे उन सभी मणियों के गुणों को कनिष्ठ पाठशालाओं और ग्राम पंचायतों में बांटने का प्रस्ताव रखेंगे। शिक्षा के लिए मणि का रूप तेज कर देंगे, और यदि किसी जरूरत के समय सोने की आवश्यकता पड़ी तो गणना करके लिया जाएगा। इस तरह बीरबल ने लालच से उपजी तत्काल लाभ की ओर भागने की बजाय दीर्घकालिक लाभ की योजना बनाई, और ये पहला परीक्षण निकट से देखा तो यही समझ आया कि उनका दृष्टिकोण राज्य के लिए अधिक दूरगामी फायदेमंद था। दूसरा दरवाजा खुलते ही उनकी टोली एक छोटे से बगीचे में पहुंची जहां नीम और बेल के पेड़ थे और बीच में एक कुआं था। कुएं के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था, जो केवल साधु की तरह दिखता था, पर उसके शब्द तेज और फलदायी थे। उसने कहा कि वहां से जो भी पानी निकालेगा उसे पारखना होगा। पानी मीठा दिखेगा, पर वो कभी कभी तीखा भी निकलता है। ये परीक्षा थी कि कौन सत्य बोलने का साहस रखता है। बीरबल ने पहले तो साधु से प्रसन्नता से पूछा कि वे क्या परीक्षण कर रहे हैं। साधु ने निश्चय से कहा कि ये परीक्षा ईमानदारी की है। लोग रोज रोज जीवन में छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, पर जब राज्य की बात आती है तो झूठ की विरासत भारी पड़ती है। कुछ सैनिकों ने सोचा कि वे साधु की रीति से प्रभावित होंगे और झूठ बोलकर कुछ लाभ हासिल कर लेंगे, पर बीरबल ने सबको शांत रखा और कहा कि सत्य की जीत के लिए हमें खुद को और अपने वृत्त को पारदर्शी करना होगा। अंततः एक छोटे बच्चे ने, जो साथ चल रहा था और जिसने लोक कथाएं सुनी थी, कुएं में हाथ डालकर पानी निकाला और कहा कि पानी थोड़ा मीठा है, पर उसमें नमक की आभा भी है। सभी चौंक गए। वो छोटा बच्चा निश्चल और निर्दोष था, पर उसकी सच्चाई ने रास्ता खोल दिया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई की सरलता को देखो। जो सबसे निर्दोष बोलता है वही सबसे बड़ा न्याय देता है। इस तरह दूसरा दरवाजा पार हुआ और टोली को एहसास हुआ कि ईमानदारी छोटे लोगों में भी पनपती है और बड़ों को उससे सीखना चाहिए। तीसरा दरवाजा उन्होंने खोला तो एक बड़ी आंधी कक्ष मिली, जहां हवा का गुबार उठता था और बीचों बीच एक विशाल कांच का आईना खड़ा था। उस आईने में हर किसी का अक्स बढ़कर दिखता था, पर एक अजीब बात थी। कोई जिस चीज की चाह में आग घुमाकर देखता, आईना उसे उसका अतिरंजित रूप दिखा देता। अधिक पैसा, अधिक ताज, अधिक शक्ति। ये परीक्षा थी अहंकार की। कुछ सैनिक, जो अपने आप पर गर्व करते थे, आईने के सामने रुके और देखने लगे कि यदि उन्हें अधिक शक्ति मिले तो वे क्या होंगे। कुछ ने शीघ्र ही मंत्र बदल लिए और अपने भीतर की लोभ जगाने लगे। बीरबल ने सबको समझाया, अहंकार एक ऐसा आईना है जो हमें अपने असली रूप से अलग कर देता है। यदि हम उसी में उलझे रहेंगे तो हम अपने मूल उद्देश्य को भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसका हल ईश्वर या समाज की सेवा में नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण में है। उन्होंने लोगों को निर्देश दिया कि वे आईने में अपना असली अक्स देखें, वो अक्स जो दूसरों की मदद करते हुए भी संतोषित रहता है। धीरे धीरे सैनिकों ने अपनी अस्पष्ट इच्छाओं को त्याग दिया और वास्तविकता के साथ जुड़ गए। आईना कुछ देर बाद स्वतः टूट गया और तीसरा दरवाजा खुला गया, किंतु उस टूटे आईने के टुकड़ों में उन्हीं लोगों की छवि कांच की तरह चमकती रही, ताकि हर किसी को याद रहे कि अहंकार का सज्जा कितनी दुरुपयोगी हो सकती है। चौथा दरवाजा एक कक्ष की ओर ले गया, जहां निश्चल गीत गूंजते थे और चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी थी, पर बीच में एक बड़ा तालाब था जो हिलता डुलता नहीं था। तालाब के पास एक शांत युवती बैठी थी, जो किसी गीत का स्वर सुनाती थी, पर उसकी आंखों में उदासी थी। ये परीक्षा थी करुणा की,
कि कौन दूसरों के दुख को समझे और अपना कर्तव्य पूरा करे। कुछ यात्रियों ने कहा कि यह व्यर्थ का समय है, पर बीरबल ने युवती से पूछा कि उसका दुख क्या है। उसने कहा कि इस तालाब में एक बड़ा रत्न गिर गया है जो गांव वालों की जरूरतों के काम आता था, पर अब वो रत्न किसी लाभार्थी के हाथ लगा तो सब कुछ बदल सकता है। युवती ने आगे कहा कि वो रत्न निकालना चाहती, पर वो अकेली कभी नहीं कर पाएगी, उसे सहायता चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, करुणा सिर्फ शब्द नहीं, कार्य है। उन्होंने स्वयं अपने कपड़े उतारकर तालाब में उतरे और साथियों के साथ मिलकर रत्न निकालने का प्रयास किया। कई बार वे असफल हुए, पर उनकी लगन देखकर युवती का चेहरा खिल उठा। अंत में रत्न मिला और बीरबल ने कहा कि रत्न को केंद्र में रखने के बजाय उसे गांव की सामूहिक कल्याण निधि में डाल दिया जाएगा ताकि सभी फायदे ले सके। ये निर्णय करुणा और न्याय का मेल था और चौथा दरवाजा पार हो गया। पांचवा दरवाजा और भी विचित्र था। वो उन्हें एक कमरे में ले गया जहां वक्त का चरित्र पाया गया था। दीवारों पर घड़ियां थी जो उल्टी दिशा में चल रही थी और एक वेदनासा संगीत धीमे स्वर में बज रहा था। यहां परख थी कि कौन समय की कीमत को समझता है। बीरबल ने देखा कि कुछ लोग भय से पहले ही लौटने की बात कर रहे थे। हम समय बर्बाद नहीं कर सकते, वे कह रहे थे। पर बीरबल ने उन्हें समझाया कि समय को समझना मत केवल घड़ी की टिक टिक के बराबर है, यह समझना है कि किस समय क्या निर्णय लेना है। उन्होंने एक कहानी सुनाई कि कैसे एक किसान ने समय पर अपने बीज बोए और 3 वर्षों में उसकी मेहनत फल दी। वही एक आलसी वही समय गंवाकर फसल से वंचित रहा। इस कथन ने लोगों को जागृत किया कि जीवन में समय का उपयोग बुद्धिमानी से करना ही वास्तविक मूल्य है। उन्होंने सबको आदेश दिया कि वे अब तक की यात्राओं की समीक्षा करें और जो सीख मिली है उसे तुरंत अपने राज्य में लागू करने का संकल्प लें। ये परीक्षा भी सफल हुई क्योंकि टोली ने तय किया कि वे जितना भी प्राप्त कर रहे हैं उसे समय पर अमल में लाएंगे। छठा दरवाजा था सबसे कठिन, एक कक्ष जहां पर 3 मोड़ों पर अलग अलग आवाजें आ रही थी। एक आवाज कहती थी कि तुम्हें स्वार्थ से नहीं, अपने परिवार से मोहब्बत से जीना चाहिए। दूसरी कहती थी कि तुम्हें केवल अपने दायित्व निभाने चाहिए। तीसरी कहती थी कि तुम्हें किसी भी कीमत पर सत्य बोलना चाहिए। ये परीक्षा थी सामंजस्य की कि कैसे व्यक्ति अपने निजी और सार्वजनिक दायित्वों में संतुलन बनाए रखे। कुछ सैनिकों ने चिंता जताई कि यदि वे परिवार के लिए राजकीय सेवा कम कर दें तो उनकी जिम्मेदारियां कैसे पूरी होंगी। कुछ ने सार्वजनिक सेवा का बहाना बनाकर निजी रिश्तों को दरकिनार कर दिया। बीरबल ने सभी को बुलाकर कहा कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। यदि घर और परिवार मजबूत नहीं होगा तो किसी का भी सार्वजनिक प्रयास स्थायी नहीं रहेगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सरकार को ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे परिवारों का भी ध्यान रखा जाए। त्योहारों पर सरकारी छुट्टी, स्कूलों में बच्चों के विश्वविद्यालय और सशक्त सामाजिक संरचनाएं जो परिवार और राज्य के बीच रिश्तों को मजबूत करें। ये व्यावहारिक सुझाव देखकर सभी प्रभावित हुए और छठा दरवाजा भी पार हुआ क्योंकि टोली ने समझ लिया कि सार्वजनिक कार्य और निजी जीवन एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी है। अंतिम 7वां दरवाजा सबसे रहस्यमयी था। वह दरवाजा खोलते ही उनकी आंखों के सामने एक विशाल कक्ष था जहां दीवारें खोखली नहीं पर दर्शनीय चित्रों से भरी हुई थी। उन चित्रों में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य के दृश्य उकेरे हुए थे। बीच में एक स्वर्णाकार सिंहासन था और उस पर एक आधुनिक सा पट था जिस पर लिखा था, जिसने 7 दरवाजों को पार किया उसे निर्णय लेना है, पर निर्णय के साथ दया भी होनी चाहिए। अचानक बीरबल को समझ आया कि इन सब परीक्षणों का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत परख नहीं बल्कि शासन के स्वरूप की परीक्षा थी कि क्या जो राज्य चला रहा है वो केवल कठोर शक्ति का खेल है या बुद्धि, करुणा और भविष्य दृष्टि का मिश्रण। अकबर की याद आती और बीरबल ने गुफ्तगू में कहा, जहां पनाह की सेवा केवल कानून लागू करने से नहीं होती, वो जनता की पीड़ा और खुशियों का भी ध्यान रखना है। टोली ने इस नतीजे पर
सहमति व्यक्त की और हर व्यक्ति ने अपने अपने अनुभवों के आधार पर एक प्रस्ताव लिखा कि राज्य को आगे कैसे चलाना चाहिए। शिक्षा पर जोर, कर प्रणाली में पारदर्शिता, किसानों के लिए संरचना और संस्कृति के लिए संरक्षण जैसे सुझाव सामने आए। जब वे गांव लौटे तो बीरबल ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से सब कुछ बताया। हर दरवाजा क्या था और किस प्रकार उसने टोली के भीतर के गुणों को उजागर किया। अकबर ने आंखों में गर्व के साथ कहा, तुमने न केवल दरवाजे पार किए बल्कि हमारे राज्य के लिए एक नई राह भी बनाई। पर बीरबल की विनम्रता और सोच ने अकबर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शासन और निर्णय के साथ दया की अनुभूति किस तरह एक राष्ट्र को स्थिर रखती है। अकबर ने तुरंत कुछ नीतियां घोषित की। सामूहिक जमीन पंजीकरण, शिक्षा निधियों में वृद्धि और न्याय के त्वरित निवारण के लिए स्थानीय सामाजिक समितियां। जनता ने आनंदित होकर इन परिवर्तनों का स्वागत किया और वो पर्वतीय किला जिंदगी की छोटी छोटी तबाहियों को सहन कर चुका था अब एक स्मारक बन गया। स्मारक जो ये याद दिलाता कि कोई भी शासन केवल आदेशों से नहीं टिकता, वो न्याय, करुणा और बुद्धि के मेल से टिकता है। कई वर्षों बाद भी उस दिन की चर्चा होती जब 7 दरवाजों की चुनौती आई थी और बीरबल ने उसे पार कर अकबर के राज्य को नई दिशा दी थी। लोग बच्चों को ये कहानी सुनाते ताकि वे सीखें कि सच्ची वाणी, करुणा, समय की कदर और संतुलन के बिना कोई महान कार्य संभव नहीं। और बीरबल, जो हमेशा विनम्र रहे, कहते कि असली जीत वो है जब शक्ति और दया साथ चले। इस प्रकार 7 दरवाजों की चुनौती ने न केवल एक किले का रहस्य खोला बल्कि एक पूरे राज्य को आत्मनिरीक्षण और सुधार की राह दिखा दी। और यही वो विरासत थी जो सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही। जब बीरबल ने किया सबसे बड़ा त्याग। अकबर का दरबार सदैव से ही बुद्धि, हंसी और न्याय का केंद्र माना जाता था, पर उस वर्ष कुछ ऐसा हुआ जिसने साम्राज्य की नींव तक को हिलाकर रख दिया। सर्दियों की एक कड़ी रात को खबर आई कि राज्य के उत्तर पूर्वी ग्रामीण इलाके में अचानक विद्रोह फैल रहा है। जमींदार और कुछ अमीर लोग किसानों पर अत्याचार कर रहे थे, फसलों पर अवैध कर लगा रहे थे और किसानों की अनदेखी करने वाले स्थानीय अधिकारियों ने उनकी पीड़ा पर आंखें मूंद रखी थी। अफवाहें और शिकायतें बढ़ती जा रही थी। गांवों में भूख और निराशा के कारण लोग मर्जी से सड़कों पर उतर आए। अकबर ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और आदेश दिया कि दोषियों की पहचान कर कड़ी सजा दी जाए। पर मामला सादा नहीं था। जमींदारों के पास पैसों और प्रभाव के कारण कई उच्च अधिकारी, कुछ मंत्री और कुछ सेनापति जुड़े हुए थे। यदि अकबर सीधे तौर पर दमन करते तो साम्राज्य में कई आंखें और नफरत जाग सकती थी, पर यदि न किया तो राज्य की ममता और न्यायहीनता पर प्रश्न उठते। बीरबल ने इसमें एक गहरी सच्चाई महसूस की। वो जानता था कि समस्या केवल दोषियों को पकड़कर समाप्त नहीं होगी। जब तक लोगों के जीवन की दशा बदली नहीं जाएगी और सरकारी तंत्र में पारदर्शिता नहीं आएगी, तब तक असंतोष फिर उभर सकता था। एक रात बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे वो इलाका स्वयं जाकर देखना होगा। वहां की मिट्टी, वहां के लोगों की बातें और वहां के अधिकारियों की चालें सब अलग तरह की होंगी। यदि मैं उनको दरबार में बैठकर सिर्फ सुनाऊंगा तो लोग समझेंगे कि हम महल की ऊंची दीवारों से नीचे की दुनिया को नहीं समझते। अकबर ने सोचा कि बीरबल के पास जो समझ है वो अमूल्य है और उसे मुफ्त नहीं छोड़ा जा सकता। पर उन्होंने कहा, तुम जाओ, पर सावधान रहना और रिपोर्ट लाकर मुझे बताना। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जहांपनाह, मैं अपनी पूरी तरकीब वहां करूंगा, पर एक शर्त है, मुझे वहां काम करने की आजादी दी जाए। मैं दरबार का पद छोड़कर नहीं जा रहा, पर वहां जो करना होगा उसके लिए रोजमर्रा के आदेशों से स्वतंत्र रहूंगा। अकबर ने गौर से देखा और अंततः सहमति दे दी। उसे भरोसा था कि बीरबल कभी राज्य के हित के विरुद्ध नहीं जाएगा। बीच की बात यह है कि बीरबल का असली त्याग उस वक्त निकला जब उसने समझा कि समस्या केवल कानूनी दंड से हल नहीं होगी। उसने देखा कि किसानों की फसलें नष्ट हो रही थी,
उन्हें बीज और बीमारियों के उपचार की जरूरत थी। बच्चे अनपढ़ थे और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों को सरकार पर से भरोसा उठ चुका था। बीरबल ने तय किया कि सबसे पहला कदम होगा लोगों का भरोसा वापस लाना। पर उसका इसके लिए एक बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। उसे अपनी दरबारी शोहरत, सुरक्षा और कंफर्ट का त्याग कर एक सामान्य आदमी की तरह गांवों में रहना होगा। उनसे मिलना, उनके साथ सोना, उनकी ही तरह खाना। यह सुनने में साधारण लगता था, पर बीरबल के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। उसकी रोशनी, उसका महल का आराम, उसकी विश्वसनीयता, सब कुछ छोड़कर गांवों में रहना आसान नहीं था। पर उसने ठान लिया, यदि उसने अधीनस्थ कागजों में से ही बदलाव की उम्मीद की होती तो यह काम कभी नहीं होता। बीरबल ने अपनी सारथी और कुछ भरोसेमंद नौकरों के साथ गांव की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले शांति और संवाद का मार्ग अपनाया। उसने गांवों में बैठकों का आयोजन किया, खेतों में काम किया और किसानों के बच्चों के साथ बैठकर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। कुछ गांव वाले पहले शक में थे। वे सोचते थे कि ये कोई चाल है, कोई जमींदार की जासूसी कर रहा है। पर धीरे धीरे बीरबल की सादगी और दिल से जुड़ने की कोशिश ने लोगों का भरोसा जीता। उसने अपने कपड़े बदलकर साधारण सलवार कुर्ते पहने और रात को भी गांव वालों के साथ ही सोया, कभी आम के बगीचे में, कभी गांव के चबूतरे पर। यह त्याग उसके लिए बड़ा था, क्योंकि उसने अपने भव्य जीवन की हर एक लत छोड़ दी। स्वादिष्ट भोजन और आरामदायक कोठरी, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। पर केवल वहां रहना ही पर्याप्त नहीं था। बीरबल ने देखा कि तंत्र में जो भ्रष्टाचार था वो गहरी जड़ों वाला था। पंचायतों और स्थानीय अधिकारियों को जमींदारों ने खरीद लिया था। मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही थी और कुछ जमींदारों ने पानी के अधिकार तक छीन रखे थे। बीरबल ने पहला कदम उठाया। उसने किसानों के लिए सहकारी समितियां बनवाई। इन समितियों ने मिलकर बीज खरीदे, फसलों की नई पद्धतियां अपनाई और लाभ का हिस्सा न्याय संगत तरीके से बांटा। बीरबल खुद काम में लुढ़क पड़ा। उसने खेतों की नमी के लिए नए नलकूप और तालाब बनाने के लिए शासन से आवेदन किया, पर स्थानीय अधिकारी अक्सर उसे टालते। तभी उसे एहसास हुआ कि प्रशासनिक बदलाव भी चाहिए और इसके लिए उसे प्रमाण जुटाने होंगे, न कि केवल शिकायतों पर भरोसा। बीच में एक घटना हुई जिसने बीरबल की परीक्षा ली। जमींदारों में से एक, महेंद्र परमार नामक शक्तिशाली व्यक्ति, जो अपनी जमीन और उपज पर जोर देता था, उसने गांव में जबरदस्त दमन किया और कई किसानों को जेल में डाल दिया। पर इस बार गांव वालों ने बीरबल की मदद से प्रतिरोध किया और कुछ सुराग मिले कि महेंद्र ने अपने कार्यों के लिए कुछ दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी। बीरबल ने ये दस्तावेज निकालने की कोशिश की, पर रणनीति में बाधाएं थी। उसने देखा कि केवल दस्तावेज से मामला नहीं खुलेगा। उसे बड़े स्तर पर समर्थन और राज्य के विश्वास की जरूरत थी। पर राज्य के कानों तक पहुंचने का मतलब था कि वो फिर दरबार के सामने जाएगा और अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। पर इससे क्या गांवों का भरोसा और असरकारी सुधार चालू रह पाएंगे? बीरबल ने गहरी सांस ली और एक कठोर निर्णय किया। उसने अकबर को रिपोर्ट भेजने की बजाय एक नायाब तरकीब अपनाई। बीरबल ने महेंद्र के अत्याचार के प्रमाणों को एक बड़े सार्वजनिक उत्सव के माध्यम से लाना चाहा। वो जानता था कि यदि सबूतों को केवल दरबार तक भेजा गया तो शक्तिशाली लोग उसे दबा देंगे, पर यदि उन्होंने सार्वजनिक चेहरों और गांवों के मेल में सब कुछ उजागर कर दिया तो दबाव बढ़ेगा। उसने एक त्योहार का आयोजन किया और उसमें गांवों के लोगों ने अपनी कहानियां, गाने और नृत्य के जरिए अपने दुख और अन्याय दिखाई। इस माया समूह में बीरबल ने कुछ नाटक भी रखे जिनमें जमींदारों की छवि नकारात्मक रूप में दिखी। महेंद्र ने इसे अपमान समझा और बर्दाश्त न किया। उसने दंगों की साजिश रची, पर बीरबल ने पहले से ही अपनी योजनाएं पक्की कर ली थी। उसने गांव वालों को प्रशिक्षित कर रखा था कि किसी भी तरह के हिंसक उपाय का जवाब शांतिपूर्ण तरीके से कैसे दिया जाए।
जब महेंद्र की गुंडों ने भड़काने की कोशिश की तो पूरा गांव संयम से खड़ा रहा और अपनी बेबाक गवाही दी। भीड़ और हालात को देखकर कुछ दूर दूर के मंत्री और अधिकारियों का ध्यान उस ओर गया और अंततः मामला अकबर के समक्ष पहुंचा। पर अब यह मामला केवल कुछ गुनाहगारों के दमन का नहीं रहा, यह जनता की आवाज बन चुका था। यहां बीरबल ने एक और बड़ा त्याग कर दिखाया। उसने अपने आप को सार्वजनिक रूप से जांचना स्वीकार किया। उस समय अकबर ने स्वयं आकर हालात देखा, पर राजा के सामने परिस्थितियां जटिल थी। महेंद्र के पास दरबार में भी कुछ समर्थक थे। यदि अकबर ने कठोर कदम उठाए तो सैन्य विद्रोह और देश की आंतरिक अशांति हो सकती थी। बीरबल ने यह समझ लिया कि यदि वो केवल अपने पक्ष में तर्क रखेगा तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। तो उसने निर्णय लिया कि वो स्वयं को एक प्रकार के तटस्थ कगार पर रखेगा। उसने कह दिया कि यदि इस पूरे मामले में न्याय पाने के लिए उसे ही पीठ पीछे रखा जाए तो वो पीछे हट जाएगा, पर वो ये भी मांग करेगा कि बिना किसी डर के न्याय हो। ये निर्णय अजीब था। बीरबल ने यह तय किया कि वह अपने दरबार की सुविधाओं को और सम्मान को छोड़कर गांवों में रहना जारी रखेगा और अदालत में केवल उन तथ्यों को रखेगा जो सीधे तौर पर किसानों के पक्ष में जाते हों। अपनी पहचान और प्रभाव का उपयोग वो निजी लाभ के लिए नहीं करेगा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे यदि राज्य की सेवा करनी है तो उसके लिए मुझे लोगों का सच्चा विश्वास चाहिए और उसके लिए मेरी औपचारिक उपस्थिति से ज्यादा मेरे कार्यों की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपना पद नहीं त्याग रहा, पर मैं दरबार में अपनी शक्ति का उपयोग उस शक्ति के स्थान पर करूंगा जो सीधे पीड़ित तक पहुंचे। अकबर ने उसकी इस इच्छा का सम्मान किया, पर अंदर ही अंदर वे उदास थे। उन्हें अपने प्रिय मित्र को दरबार से इतना अलग देखते हुए दुख हुआ। समय बीतता गया और बीरबल की नीतियां गांवों में असर दिखाने लगी। साथ ही उसने बड़े स्तर पर एक पारदर्शी प्रणाली की नींव रखी। भूमि के रजिस्टर सार्वजनिक किए गए, करों की गणना में स्पष्टता लाई गई और स्थानीय पंचायतों में किसानों के प्रतिनिधि अनिवार्य कर दिए गए। धीरे धीरे जमींदारों की मनमानी कम हुई, पर प्रतिस्पर्धा और विरोध का अंत नहीं हुआ। महेंद्र और उसके समर्थक विभिन्न चालों में लगे रहे, कभी अदालत में चाले, कभी सत्ता के माध्यम से दबाव। एक दिन ऐसा आया जब महेंद्र ने बीरबल पर रिवाजों का उल्लंघन और राज्य का अपमान करने का आरोप लगा दिया। उसने कहा कि बीरबल ने बिना अनुमति के सत्ताधारियों का अपमान किया और राज्य की अखंडता पर चोट पहुंचाई। ये आरोप सुनकर अकबर की संज्ञा गंभीर हो गई। उन्होंने बीरबल को हाजिर होने का आदेश दिया। अब बीरबल के सामने जीवन की सबसे बड़ी कसौटी थी। यदि वो दरबार में जाकर अपनी बेइंतहा शान को बचाने के लिए लड़ता तो शायद वे जीत जाते, पर इससे गांवों की रक्षा और निरंतर सुधार की प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती थी। दूसरी ओर यदि वह चुपचाप आरोप सह ले और अपने पद की पावनता को इसलिए दांव पर लगा दे कि निर्णय लोगों के भरोसे से जुड़ा रहे, तो वो स्वाभिमान का बड़ा त्याग कर रहा होगा। बीरबल ने अदालत के सामने जाकर एक अनोखी बात कही। उसने कहा कि वो ना तो अपने पद और ना ही अपनी गरिमा के लिए विवाद चाहते हैं। वो कहता है कि यदि उसका त्याग किसानों के जीवन की रक्षा में सहायक होगा तो वो त्याग कर देगा। इस वक्त बीरबल ने महेंद्र के आरोपों का न केवल खंडन किया, पर उसने जो कुछ भी किया था उसके पीछे कारण भी खुले तौर पर पेश किए। उसने कहा कि उसने जनता के लिए कार्य किए और यदि उसे इन कार्यों के लिए आज सजा दी जाती है तो वो सहने को तैयार है, पर न्याय होना चाहिए। अकबर की आंखों में आंसू थे। वे जान गए कि बीरबल का ये त्याग सिर्फ व्यक्तिगत निष्ठा नहीं, बल्कि एक बड़ी नीति का समर्थन है। अदालत में तनिक तालमेल बिगड़ा और कई बड़े लोगों ने आरोप वापस लेने की सलाह दी, पर मामला इतना गंभीर हो चुका था कि कुछ लोगों का कहना था कि यदि कोई भी अपराध बिना सजा के बख्श दिया गया तो राजा की प्रतिष्ठा घटेगी। अंततः अकबर ने सोच समझकर निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में परंपरागत सजा की बजाय ऐसा कुछ किया जाए जिससे लोगों का भरोसा भी बना रहे और राज्य की मर्यादा भी।
अकबर ने आदेश दिया कि बीरबल को सार्वजनिक रूप से दोषी बताया जाएगा और राज्य की कुछ ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार उसे एक प्रतीकात्मक दंड दिया जाएगा। उसे कुछ समय के लिए दरबार से अलग रहकर समाज कल्याण के कार्यों को स्वेच्छा से आगे बढ़ाना होगा। ये दंड कठोर सुनाई देता था, पर बीरबल ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि ये त्याग उसके लिए व्यक्तिगत पीड़ा है, पर इसके बदले में किसानों की रक्षा और न्याय की स्थापना होगी। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, यदि मेरा ये त्याग हमारे लोगों को न्याय दिलाएगा और राज्य की नींव मजबूत करेगा तो मुझे इससे कोई अफसोस नहीं। मेरे लिए असली पुरस्कार ये होगा कि मैं लोगों की आंखों में विश्वास देख सकूं। अकबर ने उसे गले लगा लिया और दरबार में सभी ने झुककर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। पर अद्भुत बात यह थी कि बीरबल का चेहरा तृप्त और शांत था। उसने जो चाहा था वो मिल चुका था, लोगों का भरोसा और न्याय की दिशा। बीरबल ने अपने त्याग के बाद गांवों में तीव्र रूप से काम किया। उसने शिक्षा के लिए फंड गठन किया, बच्चों के लिए पाठशालाएं खोली और किसानों के लिए नए उपकरण लाए। लोगों ने उसे देवता की तरह माना, पर बीरबल ने कभी स्वयं को ऊंचा नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन को सरल रखा और अक्सर कहा करता, सबसे बड़ा त्याग वह है जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर करे। इस दौरान कुछ कठिनाइयां भी आई। कुछ राष्ट्रवादी और शक्ति प्रेमी लोगों ने उसको नीचा दिखाने की साजिशें रची, पर जनता की आवाज इतनी ऊंची थी कि वे सफल नहीं हो सके। बीरबल का त्याग एक मिसाल बन गया। अन्य राजकीय अधिकारी भी इन्हें देखकर समाज सुधार के लिए आगे आए और सहकारी समितियों को राज्य का समर्थन मिलने लगा। महेंद्र भी अंततः दर्द और पछतावे के साथ अपने गलत कामों की सजा पाकर पश्चाताप करने लगा। उसने बीरबल से मिलने और माफी मांगने का निर्णय किया। बीरबल ने उसे गले लगाकर कहा, हमें सबका भला चाहिए, हिंसा या घृणा नहीं। महेंद्र का मन बदल गया और उसने अपनी सारी संपत्ति से कुछ हिस्सा गांवों के विकास में लगा दिया। समय ने साबित कर दिया कि बीरबल का त्याग न केवल व्यक्तिगत बलिदान था, बल्कि ये एक नीति थी जो पूरे साम्राज्य के लिए फायदेमंद हुई। जब बीरबल ने वो त्याग किया, तब उसने अपने भीतर के स्वाभिमान, अपने आराम और अपने पद की शोभा को लगाकर भी लोगों का भला सुनिश्चित किया, और यही सबसे बड़ा त्याग था। अकबर ने बाद में खुले मंच पर कहा, बीरबल ने जो त्याग दिया है वो राज्य की आत्मा का त्याग नहीं बल्कि उसकी रक्षा है। उसकी ये सीख हमें ये बताती है कि एक सच्चा नेता वही है जो अपने हित से ऊपर समाज के हित को रखे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरे लिए असली सुख तब है जब जनता के चेहरों पर संतोष हो। यह त्याग कोई भारी बोझ नहीं न था, बल्कि एक विकल्प था, और मैं खुश हूं कि मैंने सही विकल्प चुना। वर्षों के बाद जब बीरबल और अकबर दोनों वृद्ध हुए, तब लोग उस घटना की बार बार चर्चा करते और युवा पीढ़ी को यही कहानी सुनाई जाती कि एक बार कैसे बीरबल ने अपना समरूप त्याग करके जनता का विश्वास वापस पाया और उस त्याग से पूरे राज्य की नींव मजबूत हुई। ये कहानी केवल एक नीति की नहीं थी, ये मानवीयता, करुणा और दूरदर्शिता की कहानियों में से एक थी। बीरबल का त्याग लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। सबने सीखा कि यदि कर्तव्य और मानवता के रास्ते में कभी कोई मुश्किल आए तो व्यक्तिगत सम्मान या सुख की परवाह किए बिना आगे बढ़ना ही सच्ची महानता है। और जब कभी कोई युवा किसी कठिन निर्णय से घबराता तो बूढ़े लोग उसे यही बात समझाते, बीरबल ने अपना सबसे बड़ा त्याग किया था और उसने दिखाया कि त्याग से जो मिलता है वो केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि समाज की अमूल्य संपत्ति है। इस तरह बीरबल का त्याग केवल एक घटना नहीं रहा, वो साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर बन गया। और बीरबल की सादगी, न्यायप्रियता और त्याग की ये कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रही। बादशाह के कमरे में मिली रहस्यमयी परछाई। अकबर का महल सदा की तरह चमक दमक से भरा हुआ था। सोने चांदी के फूल, रंग बिरंगे पर्दे और दीवारों पर पुराने युद्धों और शिल्प की तस्वीरें। पर एक रात की हवा में कुछ अजीब सा घुमड़ रहा था।
महल के दरवाजे वहां खड़े पहरेदारों के चेहरे पर एक अनकहा भय उतर आया था। हर कोई चुपचाप बात कर रहा था और चौकियों पर रखे लालटेनें भी किसी तरह की झिझक के साथ टिमटिमा रही थी। अफवाहें हवा में फैल गई। बादशाह के कमरे में कोई परछाई दिखी है, एक लंबी परछाई जो आधी रात में दीवारों पर उभर आती और गुम हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य आकृति राजकक्ष की खामोशी में टहलती हो। सम्राट अकबर ने सुबह होने पर जब ये खबर सुनी तो उन्होंने हंसकर कहा, परछाई? क्या अब मेरे महल में परछाइयां भी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करने लगी है? पर उनके अंतर्मन में एक हल्की सी खटास थी। वो जानते थे कि ऐसा भय छोटे विश्वासघात या बड़ी साजिश का संकेत भी हो सकता है। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और कहा, जो भी इस रहस्य को सुलझा दे उसे बड़ी इनाम दिया जाएगा। पर एक शर्त है, यह रहस्य छुपा छुपा नहीं सुलझेगा। मुझे सच चाहिए। सभी मंत्री और सिपह सालार कुछ चिढ़े हुए और कुछ उत्सुक थे, पर जैसे ही सबकी नजरें बीरबल पर ठहरी, माहौल बदल गया। बीरबल का नाम सुनते ही दरबार में उम्मीद की एक हल्की हलचल उठी। बीरबल मुस्कराए, पर उनकी मुस्कान में गंभीरता भी थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, परछाइयां अक्सर अधेरों का खेल होती है, पर उनके पीछे किसी का डर, किसी का संदेश या किसी की चाल भी छुपी हो सकती है। मुझे कुछ रातें दे दीजिए, मैं खुद वहां रहकर देखूंगा। अकबर ने कहा, तुरंत आज रात पहरा बढ़ाओ और बीरबल को स्वतंत्रता दो। बीरबल ने विनम्रता से सिर निहुराया और रात होने का इंतजार करने लगे। रात तेज और शांत थी। महल के बड़े से कमरे में जहां अकबर सोते थे, वहां अब कमरों के बाहर एक अलग रंग का सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हर आवाज कहीं गूंजती लगती थी। बीरबल अपने साथ एक छोटा सा तख्ती और कुछ कागज कलम ले गए, पर उनकी असली तैयारी बुद्धि और धैर्य थी। उन्होंने पहले पहरेदारों से बात की, उनकी ड्यूटी का समय बदला और हर कोने पर एक एक सिपाही खड़ा कर दिया। पर बीरबल ने एक अलग उपाय अपनाया। उन्होंने महल के कुछ भरोसेमंद कारीगरों से कहा कि वे कुछ साधारण छल्ले और चादरों का इंतजाम करें, ताकि उन्हें किसी भी तरह की चाल दिखाई दे तो वे उसे पकड़ सकें। वे जानते थे कि जो चीज परछाई पैदा कर सकती है, वो प्रकाश और किसी ठोस चीज के मेल से ही बनती है। इसलिए बीरबल का पहला इरादा यही था कि वे प्रकाश के स्रोत और उसकी दिशा की बारीकी से जांच करें। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन की शाम को लोग चिंतित थे, पर बीरबल ने कहा, रहस्य तब आता है जब उसे सबसे अधिक उम्मीद न हो। तीसरी रात ठीक 12 बजे के बाद जैसे ही महल की घड़ी ने 1 की बाट बजाई, कमरे की दीवार पर फिर वही लंबी परछाई उभर आई। वो धीरे धीरे दरवाजे से होकर आगे बढ़ी, खिड़की की दिशा में आई और फिर गायब हो गई। इस बार परछाई किसी ठोस प्रतिमा की तरह दिखती थी। उसके कंधे चौड़े, सिर ऊंचा और कदम ऐसे जैसे कोई राजसी चाल ले रहा हो। पर लगातार 3 बार उसे वही चाल दिखी और हर बार वो ज्यों ही गायब होती। कमरे के किसी कोने में बेसब्र सिपाही किसी संकेत की तलाश में हाथ बढ़ा देता, पर हाथ खाली ही लौटता। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना लागू की। उन्होंने परछाई के रास्ते में साफ छल्ले रख दिए, ऐसे छल्ले जिनसे परछाई का किनारा छूने पर वे शोर करते। साथ ही उन्होंने दूर से एक छोटा सा फंदा छिपाया जो किसी लोहे की काली सी धार को पकड़ ले। पर सबकी नजरें अब उसी एक दीवार पर टिकी हुई थी जहां परछाई सबसे ज्यादा प्रकट होती थी। बीरबल ने अपने एक भरोसेमंद नौकर को, जिसका नाम छोटू था, एक छोटा सा दीपक हाथ में देकर कहा, तुम दूर से रोशनी चलाओ और देखो कि परछाई का स्रोत कहां से आता है। छोटू ने डर के बावजूद अपनी आज्ञा मानी और दीपक की लौ को धीरे धीरे एक खोखले रास्ते के भीतर से घुमाया। तभी हुआ एक अजब तमाशा। दीवार पर उभरती परछाई ने अचानक दिशा बदली और तेज आवाज करते हुए बिजली से झटके जैसी आवाज हुई, क्योंकि एक छल्ला फिसलकर गिर गया। पर परछाई फिर भी गायब नहीं हुई। उसने एकाएक एक धीमी, रोबदार आवाज में कुछ शब्द कहे,
शब्द इतने धीमे थे कि किसी ने उन्हें स्पष्ट रूप से न सुना, पर कुछ लोगों के कानों में ऐसा लगा जैसे कोई बूढ़ा पास जी आवाज बोल रही हो। अकबर की आंखों में चिंता के साथ साथ उत्सुकता चमक आई। बीरबल ने तुरंत दरवाजा खोलवा कर एक छोटी सी छड़ी से दीवार के पास का फर्श उठवाया। वहां एक छिपा हुआ खोखला मिला और उसमें से कुछ बर्तन और कपड़े निकले। पर असली बात तब सामने आई जब बीरबल ने उस खोखले में एक धीमी सी रोशनी देखी। कोई छोटा आईना था जिस पर हल्की सी जाली थी और उसकी दिशा खिड़की की ओर थी। बीरबल ने समझा कि कोई बाहर से प्रकाश की चाल से परछाई बना रहा है, पर सवाल था कि बाहर कौन और क्यों। बीरबल ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। उसने महल के बाहर के रास्तों की पहचान करवाई और पाया कि एक पुराना सुनसान गली का रास्ता महल से मिलता था। वो रास्ता अब तक किसी बड़े कारवां का उपयोग नहीं करता था, पर वहां एक छोटी नाविया और उसके साथी रोज रात में नाव लेकर नदी पर से कुछ पार करके एक पार जाकर वापस आते थे। बीरबल ने उन्हें चुपके से देखा और पाया कि उनकी नाव में कुछ चीजें थी, पर वे सभी आम मालचीज नहीं थी। उनमें एक पुराना सरकस्सा पर्दा, कुछ लकड़ी के रूप और एक बर्फीला सा चमकता शीशा दिखा। बीरबल ने मन ही मन हंसी। ये वही पारंपरिक झांकियों और कठपुतलियों के सहारे कुछ कलाकार ही तो थे, पर कलाकारों की चाल क्यों महल की दीवारों पर परछाई उगा रही थी? क्या वे महल को डराना चाहते थे या कोई और बात थी? बीरबल ने उन कलाकारों में प्रवेश किया, पर वे तो साधारण और विनम्र लोग निकले। उनका मुखिया हाफिज नाम का बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में थकान और किसी गहरे दर्द का निशान था। बीरबल ने विनम्रता से उससे कहा, हाफिज, तुम्हारे पास रात रात में ताकत कैसे आती है जो तुम्हारी कठपुतलियां इतनी अच्छी तरह चलती हैं? क्या तुम किसी जादूगर हो? हाफिज ने चुटकी में मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जादू तो वही करते हैं जो कहानी सुनाते हैं, पर हम जादू के लिए नहीं, जिंदगी के लिए काम करते हैं। पर हमारी रातें अब बड़ी मुश्किलों में बीतती है। बीरबल ने पूछा कि वो क्या कहना चाहता है, और धीरे धीरे हाफिज ने बातें खुलनी शुरू की। हाफिज ने बताया कि कुछ महीने पहले उनका इलाका सूखा पड़ा था। उनकी आय कम हो गई थी, पर इनके अलावा एक अन्य दुख था। उनकी लड़की नूर, जिसे वे बहुत प्यार करते थे, नगर के एक बड़े अधिकारी के झूठे आरोप की वजह से जेल में थी। अधिकारी ने नूर के पिता से धोखे में कुछ पैसा उड़ा लिया था, और जब कोई विरोध हुआ तो उसने नूर पर चोरी का आरोप मढ़ दिया। हाफिज ने दरबार में भी कई बार सुनवाई मांगी, पर बड़े लोग सुनते ही नजरअंदाज कर देते थे। तब हाफिज ने सोचा, कैसे मैं किसी को जगाकर अपने और अपने परिवार के दर्द का एहसास करा सकूं? उसे पता था कि अकबर लोगों के दर्द को सुनते थे, पर सादे पत्रों और भीख निवेदन से शायद ही कभी ध्यान मिलता। इसलिए हाफिज ने सोचा कि यदि वो एक ऐसी चीज बनाए जिसे महल की दीवारें ही नजरअंदाज न कर सके, कुछ रहस्यमयी, कुछ डरावना, पर साथ ही दिल को छू लेने वाला, तो शायद बादशाह खुद सामने आकर सुनेंगे। उन्होंने परछाई का खेल इसलिए रचा कि वो एक प्रकार का संकेत हो। परछाई जो रात में उभरती और लोगों के मन में प्रश्न उठा देती, ये एक तरह से दरबार का ध्यान खींचती। पर हाफिज ने ये कभी नहीं चाहा कि किसी को नुकसान पहुंचे। उनका उद्देश्य केवल स्वीकृति और न्याय था। पर किसी और ने उनकी कला को गलत अर्थ में लिया। महल के चारों ओर कुछ कुटिल आंखें भी थी। एक छोटे से दास ने हाफिज की कला को चोरी करने की सोची और उसकी जगह पैसे चुराने का एक मौका भी देखा। उसी ने कुछ जागरुओं को बता दिया कि महल में कोई जादू चलता है। अफवाहों ने पंख लगा लिए और परछाई का सच झूठ छिपता गया। अब जब बीरबल ने यह सुना तो उन्होंने भांति भांति के भाव उठाए। वे समझ रहे थे कि मजबूरी और कला का मेल कभी कभी समाज को बड़ा संदेश दे सकता है, पर गलत लोग उसका फायदा उठा ले सकते हैं। बीरबल ने तुरंत हाफिज से कहा, तुमने जो किया वो समझदारी और दर्द की निशानी थी, पर अब चीजें बिगड़ रही हैं। तुम मानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मुझे अपनी एक शर्त मानी होगी।
अगली बार जब तुम परछाई दिखाओ, मुझे बताना, मैं वही बैठकर देखूंगा, और अगर सत्य तुम्हारे पक्ष में निकला तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाफिज की आंखों में सुलझी सी आशा चमकी। पर बीरबल जानते थे कि अब उन्हें दंगे को रोकना और नूर की समस्या को न्यायसंगत ढंग से उजागर करना होगा। पर कैसे? वे जानते थे कि अकबर केवल सुनवाई से ही काम नहीं करते। उन्हें सबूत और एक सुविचारित प्रस्तुति चाहिए होती थी ताकि वे कार्रवाई कर सकें। अगली रात बीरबल ने एक नाटक सा रचा। उन्होंने हाफिज के कठपुतलियों को महल में आधिकारिक तौर पर बुलवाया और एक मंच तैयार करवाया। पर यह मंच न किसी उत्सव के लिए था और न किसी मनोरंजन के लिए। यह मंच अर्जी और प्रमाण के लिए था। बीरबल ने सुनिश्चित किया कि महल की सड़क पर रात रात में जो भी आया, सिपाहियों और मंत्रीगण, वे सब वहीं हों। पर उन्होंने हाफिज को बताया कि वे परछाई दिखाने के बाद ही सच बताएं, ताकि अकबर की खुफिया नजरें पहले ही चीजों को पकड़ सकें। हाफिज थोड़े डरते हुए सहमत हो गया, क्योंकि अब वो जनता की उपस्थिति देखकर अपने कदम बढ़ा सकता था। जैसे ही परछाई उभरी, बीरबल ने कुछ सैनिकों को उस ओर खड़े होने का संकेत दे दिया। परछाई जैसे ही बढ़ी, छोटे छोटे पर्दे हटे और ठीक उसी समय बीरबल ने मोड़कर मशाल की रोशनी का एक बड़ा प्रक्षेप कर दिया। परछाई के पीछे छिपे हुए दास और चालबाज पकड़े गए। पर इस पहेली का असली नायक तब सामने आया जब नूर के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मूल दस्तावेज खोजकर उसके ऊपर लगे दागों को बेनकाब कर दिया गया। बीरबल ने महल के अंदर और बाहर की जांच करवाई और पाते हैं कि वही बड़ा अधिकारी जिसने नूर को झूठे आरोपों में फंसाया था, उसने कई बार अपना अपराध छुपाने के लिए दरबार में लोगों की निगाहें हटाने के लिए परछाई की अफवाहों को हवा दी थी। उसका मकसद था कि लोग इतने परेशान हो जाएं कि सही मुद्दों को भूल जाएं। पर बीरबल ने यह सब पहले समझ लिया था। अकबर ने स्वयं सच्चाई के संरक्षण हेतु तुरंत आदेश दिए। उस अधिकारी को बुलाकर कठोरता से पूछा गया और वो निडर होकर अपने अपराधों का दमन नहीं कर सका। उसने माना कि उसने गलत काम किए थे और नूर के नाम पर लगाए गए आरोप फर्जी थे। अकबर ने कठोर निर्णय लिया। अधिकारी को उसके पद से निलंबित कर दिया गया और नूर को तुरंत रिहा करवाया गया। पर बीरबल ने केवल इसे सजा और इनाम बनाकर निपटाया। उन्होंने समाज को भी संदेश दिया कि न्याय के लिए आवाज उठाना शर्म की बात नहीं, और कला भी कभी कभी सच्चाई की आग जलाने का माध्यम बन सकती है। हाफिज और उसकी टोली की हालत सुधरने लगी। उन्हें महल से सहयोग मिला ताकि वे अपने कलाकारी को सार्वजनिक मंचों पर प्रस्तुत कर सकें और उसका लाभ उठाकर अपनी आजीविका चला सकें। नूर को न केवल अपनी स्वतंत्रता मिली, बल्कि सरकार ने उसके जीवन की हिफाजत और शिक्षा हेतु कुछ व्यवस्था भी की। बादशाह अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की खुले दिल से प्रशंसा की और कहा, तुमने न केवल परछाई का रहस्य सुलझाया, बल्कि एक बड़ी सच्चाई भी उजागर कर दी कि कभी कभी जो डर हमें घेरता है वो किसी के असहाय स्वर का संकेत भी हो सकता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, परछाइयां अक्सर सच को ढकने का काम करती है, पर अगर हम उनकी तह में जाए तो पाते हैं कि वो सच कितना दर्दनाक और कितना जरूरी होता है। उस दिन के बाद महल में फिर कोई रहस्यमयी परछाई नहीं दिखी, पर लोगों के दिलों में एक नया उजाला जल उठा। उन्होंने सीखा कि कला, संवाद और न्याय मिलकर ही किसी भी अंधेरे को मिटा सकते हैं। बीरबल की चालाकी, हाफिज की जुझारू कला और अकबर के न्यायप्रिय दिल ने मिलकर एक अजीब सी पहेली को मानवता की जीत में बदल दिया। और जब कभी रात में कोई हल्की सी परछाई दीवारों पर उभरती तो लोग डरने की बजाय उस परछाई के अर्थ को समझने की कोशिश करते, शायद किसी और की आवाज सुनने के लिए। अकबर के रथ की पहेली बीरबल ने किया हल। अकबर का महल हमेशा किसी उत्सव से कम न था। चाहे मौसम आम हो या त्योहार, हर दिन दरबार में नई हलचल और नई चुनौतियां आती रहती। पर उस वर्ष का वसंत कुछ अलग ही संदेश लेकर आया। फूलों की खुशबू के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। लोग बातें कर रहे थे कि सीमा पर अनबन,
राजस्व में उतार चढ़ाव और कुछ जमींदारों के बीच व्यक्तिगत विवाद से राज्य के अंदर एक हल्की सी खिंचाव महसूस की जा रही है। इन सब के बीच अकबर अपनी परंपरागत उत्सव मार्च निकाली जाने की योजना बना रहे थे। वो मार्च जिसमें राजा अपने लोगों के बीच सारा राज्य की खुशहाली दिखाता और जनसंपर्क करता। अयोध्या के रास्तों पर मार्च के दिन रथ सजाकर रखने की तैयारियां चल रही थी। सम्राट का रथ अत्यंत भव्य था। पेड़ों पर नक्काशी, सोने की पट्टियां, रेशमी पर्दे और उन पर जड़े हुए रत्नमणि। पर उसी रथ ने अचानक दरबार में एक पहेली खड़ी कर दी। एक ऐसी पहेली जिससे संपूर्ण नगर और राज्य की नीति कुशलता पर भी सवाल उठने वाला था। कई दिनों के बाद जब रथ अंतिम रूप देने के लिए लाया गया तो ड्राइवरों और काश्तकारों ने आवाज उठाई कि रथ का एक पहिया थोड़ा ढीला है और उसे बदलना सर्वोत्तम रहेगा। पर महाराज ने कहा कि रथ उसी रात्रि को सजकर तैयार करना है और सुबह के जुलूस में वही चलना चाहिए। तकनीकी टीम ने चेतावनी दी कि अगर उसी पहिए से रथ निकलेगा तो मार्ग पर अनर्थ हो सकता है। पर रथ के बढ़िया रूप और समय की पाबंदी के कारण अनेक मंत्री मिलने जुलने वालों को भ्रम था। तभी बाजार से खबर आई कि जमींदारों में से एक भीम सिंह, जिसका नाम अक्सर विवादों में आता था, ने कहा है कि उसके पास उसी रात्रि को रथ के ठीक होने के लिए एक विशेष प्रकार का पहिया है, पर वो अपनी शर्तों पर दे सकता है। उसे रथ के आगमन पर राजकीय सम्मान में कुछ अतिरिक्त अधिकार चाहिए थे। भीमसिंह का आग्रह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अगर भीमसिंह को वो अधिकार दे दिए गए तो दूसरे जमींदार भी अनुमति मांगने लगेंगे। पर अगर इनकार कर दिया गया तो क्या अकबर का रथ खतरनाक स्थिति में निकल जाएगा? इस जटिलता को सुनते ही अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे पास बुद्धि है, अब बताओ कि इस पहेली का हल कैसे निकले। बीरबल आधे हंसी में आधे गंभीर स्वर में दरबार की ओर देखने लगा और बोला, जहां पनाह, पहेली सरल है पर सबकी आंखों में वही चमक नहीं होती जो जरूरी है। अनुमति दें तो मैं कुछ दिन रात समस्या सुलझाऊंगा। अकबर ने आज्ञा दी कि वो समस्या का मौन निदान करे, पर बीरबल ने कहा कि समय कम है और उसे तुरंत हालत का आकलन करना होगा। अकबर ने उससे कहा, आज रात रथ सजेगा और सुबह हमें जुलूस निकालना है। तुम्हारे पास कौन सा उपाय है? बीरबल ने निश्चय से कहा, जहां पनाह, मैं तुरंत जांच करूंगा और फैसला करूंगा। बीच दरबार में शोर मचा। कुछ लोग भीमसिंह के शर्तों के पक्ष में थे तो कुछ रथ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते थे। बीरबल ने पहले रथ के काश्तकारों और इंजीनियरों से मिला। उसने पहिया देखा, उसकी जांच की और कहा कि तकनीकी रूप से अस्थायी मरम्मत संभव है, पर वो दीर्घकालिक सुरक्षा नहीं देगी। पर बीरबल का असली मन इस बात पर लगा कि भीमसिंह ने शर्त क्यों रखी और क्या उसका इरादा केवल अधिकार मांगना था या कुछ और। बीरबल ने बाजार के लोगों, ड्राइवरों और रथ के चारों ओर काम करने वाले लोगों से बातचीत की और पाया कि भीमसिंह का परिवार पिछले कुछ महीनों से आर्थिक तंगी और प्रतिष्ठा की गिरावट से जूझ रहा था। उसने सोचा कि रथ के साथ जुड़कर अपने परिवार की स्थिति सुधार लेगा। बीरबल ने भीमसिंह का व्यवहार समझ लिया। वो परास्त नहीं होना चाहता था, बल्कि सामाजिक सम्मान चाहता था। पर राज्य का हित भी सर्वोपरि था। इसलिए बीरबल ने चुपके से भीमसिंह को बुलाया और उसकी बात ध्यान से सुनी। भीमसिंह ने कहा, मैं केवल अपनी पीढ़ी के सम्मान के लिए खड़ा हूं। यदि रथ पर मेरा नाम और अधिकार दिखेगा तो मेरा परिवार बहुवर्षों तक प्रतिष्ठित रहेगा। बीरबल ने संवेदना दिखाई, पर उसके मन में तुरंत ही एक योजना जन्म ली। बीरबल का मानना था कि किसी भी विवाद का हल जब तक दोनों पक्षों की गरिमा और सुरक्षा के साथ नहीं किया जाता, तब तक वो सदाचर स्थायी नहीं होता। उसने पहले ये सुनिश्चित किया कि रथ का पहिया तकनीकी रूप से सुरक्षित हो। उसने अपने कुछ भरोसेमंद कारीगरों को बुलाकर रात में ही नई मोल्डिंग करवाई, पुराने पेंचकस को बदला और जांच करवाई कि नाश नहीं होगा। पर वो केवल यही नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि भीमसिंह की गरिमा को कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वो स्वयं संतुष्ट हो
और राज्य को कोई अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ न उठाना पड़े। उसकी योजना में एक जटिल परिकल्पना थी, एक ऐसा कृत्य जो सार्वजनिक तौर पर भीमसिंह को सम्मान दे और साथ ही उसे किसी दीर्घकालिक शक्तिपद से जोड़कर न रखे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस पहेली का असली समाधान रथ का पुर्जा बदलना मात्र नहीं है, वो समाज का विश्वास है। मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, हम रथ के आगे एक अलंकरण रखें जिसमें रथ का इतिहास, राज्य के साहसिक कार्य और उन लोगों की सूचनाएं हो जिन्होंने राज्य की सेवा की। पर उसके साथ हम एक छोटा सा सम्मान भी जोड़ेंगे, एक तख्ती जिस पर उन लोगों के नाम लिखे जाएंगे जो इस राज्य की सेवा कर रहे हैं। भीमसिंह का नाम उस तख्ती पर रखा जाएगा, पर केवल 1 साल के लिए, जिसे बाद में सार्वजनिक मतदान से नवीनीकृत किया जाएगा। अकबर ने पूछा, पर यदि उसे यही पर्याप्त न लगे तो? बीरबल ने कहा, हम उसे उस साल की जिम्मेदारी दें कि वो राज्य के कुछ छोटे कार्यों के लिए सांस्कृतिक आयोजन कराए, पर उसका कोई प्रशासनिक अधिकार न हो। इससे उसे नाम और गरिमा मिलेगी, पर राज्य की नीतियों पर उसका कोई वर्चस्व नहीं होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर इसे जनता के हित की दृष्टि से बनाओ। बीरबल ने दरबार से आदेश लिया कि रथ की मरम्मत रात ही पूरी कर दी जाए और अगली सुबह परेड के लिए तैयार रहे। उसने भीमसिंह को बुलाकर कहा कि उसका नाम सार्वजनिक सम्मान के रूप में 1 साल के लिए रखा जाएगा और वो कुछ सामाजिक कृत्यों का संयोजन करेगा, पर कोई प्रशासनिक अधिकार प्राप्त नहीं करेगा। भीमसिंह ने पहले अनिच्छा दिखाई, पर जब बीरबल ने बताया कि ये सम्मान सार्वजनिक रूप से रहेगा और उसके नाम के साथ राज्य के संरक्षण का संदेश जुड़ा रहेगा, तो वो थोड़ा सहमति में आया। उसे ये लाभ लगा कि उसकी पीढ़ी का नाम सुरक्षित रहेगा और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पर बीरबल ने एक और मोड़ भी रखा। उसने कहा कि अगर अगले वर्ष जनता और राज्य दोनों चाहे तो ही नाम की नवीनीकरण होगी, अन्यथा ये केवल वर्ष भर के लिए रहेगा। ये शर्त भीमसेन के लिए कुछ कठोर थी, पर उसने देखा कि ये उसकी प्रतिष्ठा के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सार्वजनिक स्वीकृति के बिना कोई भी सम्मान सतही रहेगा। अगली सुबह जुलूस निकला और सारा शहर उमड़ पड़ा था। रथ भव्यता से निकला, सोने की पट्टियां चमक रही थी, ढोलन गाड़ों का संगीत गूंज रहा था और लोग उत्साह से जय जयकार कर रहे थे। रथ के सामने वो तख्ती लगी थी जिस पर कई नामों के बीच भीमसिंह का नाम चमक रहा था। लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भीमसिंह को सम्मान मिला है। कुछ झिझकते हुए भी उसे निहारते थे, पर भीमसिंह के चेहरे पर संतोष की झलक थी। उसने सोचा कि अब उसका रुतबा बढ़ गया, पर सब कुछ यही खत्म न हुआ। जैसे ही रथ जुलूस के बीच से गुजर रहा था, भीमसिंह की आंखों में देखकर लोगों ने देखा कि उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी का भाव भी जाग उठा है। बीरबल ने यह भी सोचा था, सम्मान मिलने पर कुछ लोग अपने कर्मों को बेहतर बनाते हैं। उन्हें मौका मिले तो वे अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए उसने भीमसिंह से कहा कि वो अपने सम्मान के साथ वे 3 सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करें। एक गरीबों के लिए अन्नदान, एक युवा प्रतिभाओं के लिए कला मंच और एक गांव कस्बों में शिक्षा जागरूकता शिविर। भीमसिंह ने इन तीनों कार्यक्रमों के आयोजन का वादा किया और जनता ने आशीर्वाद दिया। रथ की परेड सफल रही और कोई दुर्घटना नहीं हुई। पहिया सुरक्षित था और रथ ने पूरे जुलूस को संतुष्टि के साथ पार किया। कुछ ही महीनों में भीमसिंह ने उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित किया। उसने देखा कि सम्मान मिलने पर जनता का भरोसा भी बढ़ा और लोगों ने उसे सहयोग दिया। उसने गांवों में स्कूलों में किताबों का दान किया और युवा कलाकारों के लिए प्रतियोगिता रखी। इससे उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ी। बीरबल ने इसका बार बार निरीक्षण किया और खुशी से पाया कि भीमसिंह का स्वभाव भी धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। वो सिर्फ अधिकार न मांगने वाला जमींदार नहीं रहा, बल्कि अपने प्रभावित क्षेत्र के लिए कुछ कारगर कर दिखाने वाला व्यक्ति बन गया। बीरबल की यही कला थी, सिर्फ समस्याओं का समाधान न करना, बल्कि लोगों के मनों में परिवर्तन लाना, ताकि फिर वही समस्या उत्पन्न न हो। समय के साथ जब वर्ष पूरा हुआ
तो जनमत और दरबार की समीक्षा से पता चला कि भीमसेन का नाम आगे भी जितना सम्मान पाएगा उतना ही उसका योगदान प्रभावशाली रहेगा। पर बीरबल ने पहले से ही शर्त रखी थी कि अगर वो केवल अपना नाम चमकाने और निजी प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहा हो तो अगले वर्ष नवीनीकरण नहीं मिलेगा। लोगों ने देखा कि भीम सिंह ने वास्तविक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को दिया और इसलिए अगले वर्ष भी नाम का नवीनीकरण कर दिया गया। पर इस बार बीरबल ने एक नई शर्त लागू की। उसने कहा कि अब यह सम्मान अन्य योग्य लोगों में भी बांटा जाएगा ताकि सत्ता और लोकप्रियता केवल एक हाथ में न सिमट जाए। ये निर्णय छोटे मोटे विवादों को हवा में उड़ाने की बजाय लोकतांत्रिक व्यवहार और सामाजिक सेवा की ओर ले गया। भीम सिंह ने अब इस नए स्वरूप को स्वीकार कर लिया और उसने भी ठीक ठाक सहयोग दिया। बाहर से देखा जाए तो ये केवल एक रथ और एक तख्ती का मसला था, पर बीरबल ने इसे एक सामाजिक प्रयोग बना दिया। सम्मान को प्रशासनिक अधिकार में बदलने की बजाय उसे समाज सेवा और सार्वजनिक स्वीकृति से जोड़ा। इससे कई जमींदारों और अमीरों को भी शिक्षा मिली कि केवल अधिकार मांगने से कुछ हासिल नहीं होता। प्रतिष्ठा की असली कीमत समाज की भलाई में है। रथ की पहेली का यही असली हल था। समस्या को केवल तकनीकी रूप से झट से ठीक करना न, बल्कि अनुरूप सामाजिक समाधान निकालना जो जनता, राज्य और व्यक्तिगत गरिमा सभी को संतुष्ट करे। बीरबल का तरकीब यह था कि उसने लोगों के स्वाभाविक आग्रहों को समझा और उन्हें एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया जिससे वे खुद ही अपने हित में और समाज के हित में कुछ करने लगे। कुछ सालों बाद जब अकबर ने वो परेड फिर दोहराई, तब भीम सिंह और कई अन्य जमींदारों के नाम वहीं तख्ती पर थे। पर अब वो तख्ती केवल नामों की सूची न रही, उस पर छोटे छोटे कार्यों का लेखा जोखा भी लिखवा दिया जाता था ताकि सार्वजनिक रूप से ये देखा जा सके कि सम्मान किस आधार पर दिया गया और किस तरह से जनता को लाभ पहुंचा। बीरबल ने समय समय पर यह भी सुनिश्चित किया कि तकनीकी सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक न्याय भी दृढ़ता से कायम रहे। लोगों ने भी जीवन में बदलाव महसूस किया। कुछ जमींदारों ने भूमि पर सहकारी योजना शुरू की, कुछ ने शैक्षिक अनुदान बढ़ाया और कुछ ने स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया। रथ की वो पहेली जो पहले एक निजी विवाद और तकनीकी समस्या मात्र लगती थी, उसने पूरे राज्य की नीति को एक नए स्वरूप में ढाला। सम्मान, जिम्मेदारी और सार्वजनिक उत्तरदायित्व का मिश्रण। अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ की खुले दिल से प्रशंसा की और कहा, वो रथ जो केवल लकड़ी और पट्टियों से बना था, उसने इस राज्य को असली धरोहर दी, समाज का विश्वास। बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, रथ का असली मूल्य वो नहीं जो सोने में टिका हो, बल्कि वह है जो समाज के रीढ़ को मजबूत करे। कोई भी पहेली तब तक सुलझी नहीं होती जब तक वो लोगों की आत्मा में सुकून न दे दे। इस प्रकार रथ की वो पहेली बीरबल के हाथों में एक सबक बनकर रह गई कि किसी भी समस्या का असली हल केवल तात्कालिक उपायों में नहीं, पर सही मानसिकता, समाज की भलाई और न्याय संगत वितरण में है। वर्षों के बाद भी जब लोग उस दिन की याद करते तो कहते कि बीरबल ने केवल एक पहिए की मरम्मत नहीं की,